नेटवर्क चूँकि आप लोगों को मालूम है कि काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग एक्चुअली जैसे इरिसेट के मॉडल्स हैं उन्हीं को डिस्कस करना चाहते हैं कि उन्हीं उन्हीं के बारे में मैं साथ में थोड़ा-थोड़ा बताता जाऊँ या फिर आप लोगों को पूरा सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन चाहिए? टॉपिक आज के हमारे जो हैं वो हैं हमारे टॉपिक है आज के डाटा कम्युनिकेशन एंड आईपी नेटवर्क्स, आईपी एमपीएलएस, डाटा नेटवर्क्स ऑफ आईआर, पीआरएस, यूटीएस, वॉइस, एनएमएस, वाईफाई एट स्टेशन, फायरवॉल, यूटीएम, साइबर सिक्योरिटी एंड वायरलेस सिक्योरिटी। तो आप लोग कैसे चाहेंगे इसके लिए? स्टार्टिंग से चलने दीजिए सर। एक्चुअली मॉडल डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो सर वो सिग्नल वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा सर। तो जो बेसिक्स है उसको कंटिन्यू करते हुए सर बीच बीच में अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा सर। नहीं, लेकिन बेसिक्स एक्चुअली क्या है डेटा कम्युनिकेशन के, अगर बेसिक्स के टॉपिक देखे जाएं तो लेक्चर काफी मतलब टॉपिक वाइज कवर कर लीजिए सर। बेसिक में मत जाइए, बट एटलीस्ट यूटीएस है तो टॉपिक वाइज कवर कर लीजिए। तो ठीक है, मैं सबके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। जी जी है ना? जी सर। तो मैंने वैसे जो मॉडल्स के बीच में जो है ना थोड़ा उनके बीच में रखा हुआ है। वैसे चलिए कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो 1 मिनट। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको अभी? मुझे लगता है एसटीएम से सब लोग फैमिलियर होंगे। एसटीएम आपने सुने होंगे, STM4, STM1, ये सब चीज़ें आप इनसे फैमिलियर होंगे, कभी ना कभी आपने सुने होंगे। स्टेशन पे जो भी ओएफसी कम्युनिकेशन आप देख रहे हो, सभी स्टेशनों पे, भले आपके यूएफएसबीआई चलता हो या जो भी चलता हो, सारी चीज़ें जो है वो अभी तक एसटीएम के थ्रू चल रहे थे। लेकिन एसटीएम की एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि एसटीएम जो है वो एक उसकी लिमिटेशन है कि उसमें प्रोडक्शन पाथ सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे एक जो एसटीएम है उसको कनेक्ट करने के लिए 2 ओएफसी के पाथ अवेलेबल है हमारे पास। तो हम पर्टिकुलर सिर्फ 2 पाथ ही सिलेक्ट, ये 4 पाथ अवेलेबल है हमारे पास, 4 जगह से कहीं पे ओएफसी आती है और वो एक एसटीएम से कनेक्टेड है। तो उसमें सिर्फ एट ए टाइम जो है ना एक चैनल को आप सिर्फ 2 प्रोडक्शन पाथ दे सकते हो। मान लीजिए आपकी कोई भी लोकेशन है, एक जैसे ले लीजिए बड़ौदा ले लीजिए। बड़ौदा में ओएफसी मल्टीपल डायरेक्शन से आ रही है। एक गोधरा साइड से भी आ रही है, एक मुंबई साइड से भी आ रही है, एक अहमदाबाद साइड से भी आ रही है। तो अगर अहमदाबाद से अगर बड़ौदा कोई चैनल चलता है तो या फिर आपका गोधरा से बड़ौदा कोई चैनल चलता है तो उसको आप 2 ही प्रोडक्शन पाथ दे पाओगे, तीसरा प्रोडक्शन पाथ आप उसको नहीं दे पाओगे। तो इन सब को ओवरकम करने के लिए, और दूसरी चीज जो है वो एसटीएम जो है मेनली डील करता है इवन लेवल पर। इवन जो है आपके जितने भी कनेक्टिविटी है वो इवन के थ्रू कनेक्टिविटी होती है उसमें। तो उस सबको ओवरकम करने के लिए जो है अभी सभी जगह एमपीएलएस इंस्टॉल करने के लिए रेलवे बोर्ड ने बोला है। एमपीएलएस है मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। मल्टीपल प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग में इसमें एक्चुअली मेन इसका पर्पस ये है कि आपको जो हमारा अभी देखेंगे अगर, तो इवन की जगह हमारा हर चीज़ आईपी बेस्ड होती जा रही है। जैसे आईपी टेलीफोनी है, हम लोग के जो जितने भी एक्सचेंज वगैरह चलते हैं अब आईपी बेस्ड हो जाएंगे। वो जो एक्सचेंजेस जो है वो पहले सिस्टम बेस्ड होते थे, मींस हार्डवेयर ज़्यादा होता था उसमें, सॉफ्टवेयर पार्ट बहुत कम होता था। अभी जो एक्सचेंजेस लगेंगे वो सिर्फ एक पीसी पे इंस्टॉल हो जाएंगे। पहले जो इतना बड़ा एक्सचेंज लगा रहता था उसकी जगह एक सिर्फ सिंपल पीसी पे इंस्टॉल हो जाएंगे और एक गेटवे लग के, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से हो जाएगा। तो ये उस सब के लिए जो ज़रूरत थी कि हमें ईथरनेट पोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमें अभी प्रेजेंटली जो है इसमें सिर्फ 1 या 2 ईथरनेट पोर्ट मिलते थे, स्टेशन पे 4 मिलते थे। एसटीएम में बहुत कम ईथरनेट पोर्ट मिलते थे, मैक्सिमम इवन मिलते थे।
तो अभी जो है इसमें जो आपको मिलेंगे वो ईथरनेट पोर्ट मैक्सिमम मिलेंगे। तो जितने भी जैसे अभी करेक्शन जो हुए हैं, जितने भी मतलब नई पॉलिसीज आई हैं, उन पॉलिसीज में ये है कि आपके जो स्टेशन पे जो भी ये रहेंगे, जो जितने भी नेटवर्क रहेंगे सब ईथरनेट बेस्ड रहेंगे। जैसे अभी हमारा पीआरएस का नेटवर्क था, वो राउटर तक कनेक्टिविटी वहाँ पर जो थी वो इवन बेस्ड थी। तो सभी कनेक्टिविटी जो है एंड यूजर तक ईथरनेट बेस्ड हो जाएगी, और मैक्सिमम जो कनेक्टिविटी रहेगी वो ओएफसी पे रहेगी। जैसे आपके भी अभी जो बीच में जो कनेक्टिविटी हो रही है, सभी ईथरनेट बेस्ड होती जा रही है। तो सभी जगह जहाँ आप आईपी नेटवर्क की ज़रूरत है, आईपी बेस्ड नेटवर्क की ज़रूरत है, ईथरनेट नेटवर्क की ज़रूरत है, वहाँ पर सभी जगह अब एमपीएलएस का यूज़ होगा। तो एमपीएलएस में मेन 2 पार्ट होते हैं। जैसे अगर एमपीएलएस को 2 भागों में अगर आप बांटो मेनली, तो 2 तरह के होते हैं। एक सेकेंड, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो एमपीएलएस 2 टाइप के मेनली आप उसको वो कर सकते हो, दो तरह के इक्विपमेंट में आप कर सकते हो। एक तो एलएसआर, लेबल स्विच राउटर, और लेबल एज राउटर। तो लेबल एज राउटर जो है वो हर एक स्टेशन पे लगेंगे। लेबल एज राउटर कुछ अलग नहीं है, सिंपली एक सभी जगह स्विच जैसे जो है वो उस टाइप के हर एक स्टेशन पे इंस्टॉल हो जाएंगे, और उन्हीं से सारे नेटवर्क एक ही आप जैसे अभी हम लोग के स्टेशनों पे जो है वॉइस के लिए अलग राउटर होता है, यूटीएस के लिए अलग राउटर होता है, सभी चीज़ों के लिए अलग अलग डिवाइसेस लगे होते हैं। उसके जगह सिंगल डिवाइस में वीपीएन यूज़ करके उससे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये यहाँ पे लेबल एज राउटर जो है वो लेबल एज राउटर हर एक स्टेशनों पे लगेगा, और जहाँ पर हमको मल्टी डायरेक्शन होगा, जहाँ पर जंक्शन पॉइंट होंगे, जहाँ पे मल्टीपल पॉइंट से ओएफसी आ रही होगी, वहाँ पे एलएसआर लगेगा, और एलएसआर के संग एलईआर भी लगेगा। लेबल स्विच राउटर जो है जहाँ पे स्विचिंग जहाँ पर होनी है, जहाँ पे मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो एमपीएलएस होता है वो राउटर के प्रोटोकॉल्स भी पूरी करता है, और एसटीएम के प्रोटोकॉल भी पूरी करता है। तो जो हमारा एसटीएम है वो लेयर 2 पे वर्क करता था, हमारा राउटर जो है वो लेयर 3 पर वर्क करता था, और ये एसडीएच जो है मतलब सॉरी एमपीएलएस जो है वो लेयर 2.5 पे वर्क करता। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपको एसटीएम की जो बेनिफिट है वो भी मिलेंगे, और राउटर के जो बेनिफिट है वो भी मिलेंगे। तो इसमें और मल्टी प्रोटोकॉल इसलिए बोलते हैं कि ये सारी प्रोटोकॉल्स को लगभग सपोर्ट करता है। जैसे कि आपको याद हो, अगर आपके कई सारी चीज़ों में आपको मॉडेम लगाने पड़ते थे, कन्वर्टर लगाने पड़ते हैं, तो इसमें सभी के लिए पोर्ट्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी प्रोटोकॉल यूज़ करना है वो सारे प्रोटोकॉल इसमें, जितने भी टाइप की कनेक्टिविटी आपको यूज़ करना है वो सारी कनेक्टिविटी लगभग इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये जस्ट सिंपल सा ब्रीफ था ये एमपीएलएस के लिए। इसमें मेनली क्वेश्चन यही आता है कि लेबल एज राउटर कहाँ पे लग सकता है, लेबल स्विच राउटर कहाँ पर लगेगा। एमपीएलएस के अगर बेनिफिट देखे जाएं तो बेनिफिट जो है एमपीएलएस के वो वैन राउटिंग में, मतलब एक सिंगल डिवाइस से आप कनेक्टिविटी सारी सभी जगह दे पाओगे आप वहाँ पर। क्वालिटी ऑफ सर्विस काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जैसे वहाँ पर अभी हम टेलीफोन दे रहे हैं एक्सचेंज के थ्रू दे रहे हैं, वहाँ आईपी टेलीफोन दे पाओगे, आप वीडियो कॉलिंग कर पाओगे, आपके पास बैंडविड्थ बहुत सारी अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पे बैंडविड्थ की लिमिटेशन नहीं रहेंगी। तो बैंडविड्थ चूँकि अब ज़रूरत बढ़ती जा रही है बैंडविड्थ की, हर एक जगह हर एक हमारी जो भी हम लोग जहाँ पे जो सर्विसेज देते हैं या जो भी वहाँ पे डिवाइसेस लग रहे हैं उनके सबके लिए हायर बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है। पहले सभी जगह ई ऑफिस नहीं चलता था, सभी जगह जितने भी स्टेशनों पे अब सब जगह ई ऑफिस की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, और जैसे ऑटो सिग्नलिंग होगी या बाकी चीज़ें होंगी तो उसके हिसाब से वहाँ पे बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसलिए अभी जैसे एलटी आएगा, टीकास आएगा, तो इन सब के लिए भी बैंडविड्थ चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सभी जगह इम्प्रूव अप टाइम रहेगा इसमें, क्योंकि मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल रहेंगे, अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल रहेंगे, इसलिए एमपीएलएस में आपको मल्टीपल पाथ भी मिल जाएंगे और अप टाइम भी अच्छा रहेगा उसका।
तो अभी मेन इनिशियल जो हमारा सब्जेक्ट है वो डाटा नेटवर्क्स है हमारा। तो डाटा नेटवर्क्स में हमारे यहाँ पे जो 3 तरह के मेनली सारे नेटवर्क जो है उन्हीं नेटवर्क से मिलके बने हैं जो भी है। तो पहला नेटवर्क है हमारा रेलनेट। रेलनेट हमारा इंटरनेट है, हमारे लिए ही डिजाइन किया गया था इसको, और इसका मेन पर्पस ये था कि आपका जितने भी जो हम डिवाइसेस हैं उनको शेयर कर पाएँ। डाटा नेटवर्क जो है हमारा, डाटा नेटवर्क का मेन पर्पस ये है कि हमारे डिवाइसेस को हम लोग शेयर कर पाएँ, और दूसरी चीज़ ये है कि वो बेसिकली जो भी डेटा है वो फिजिकली फाइल मूविंग ना हो उनमें। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पीसी पे अवेलेबल रहे। आप क्लिक करके उनको ओपन कर पाएँ। जैसे हमारे अभी रेलनेट के ऊपर जितनी भी IRWCMS है, आप UDM यूज़ करते होंगे, जितनी भी सर्विसेज हैं आप रेलनेट के ऊपर यूज़ करते हो। तो रेलनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के ये अलग-अलग फेज़ में इसको डेवलप किया, और इसका जो बैकबोन जो है, बैकबोन मैंने जैसे आपको बताया कि अभी चूँकि बैंडविड्थ की हर जगह रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। इसका बैकबोन जो है MPLS इंफ्रास्ट्रक्चर है RCL का। इसमें डिवीज़न में एक राउटर लगा हुआ है, उस राउटर के थ्रू सभी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इवन पहले जो इंटर डिवीज़न कनेक्टिविटी रहती थी एक्सचेंजों की, वो NGN की जो कनेक्टिविटी है वो भी अब इन राउटरों पे शिफ्ट हो गई यहाँ पर। तो हमारे लिए जैसे एक स्टेशन से दूसरे या एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में अगर आप STD के थ्रू बात करते हो, तो पहले जो अलग कनेक्टिविटी रहती थी उसकी जगह सीकम राउटर के थ्रू वो अभी रेलनेट पे ही शिफ्ट हो गया वो भी। तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, सभी चीज़ें नेटवर्क बेस्ड होती जा रही हैं। नेटवर्क बेस्ड के लिए हमारे लिए जो है रेलनेट की कनेक्टिविटी बहुत क्रूशियल कनेक्टिविटी हर एक स्टेशन पे होना चाहिए, और दूसरी चीज़ इसका रिलायबिलिटी भी अच्छी होना चाहिए। तो उसके लिए पहले जो हम लोग रेलनेट कनेक्टिविटी देते थे, बहुत इनिशियल में डायल अप के थ्रू कनेक्टिविटी देते थे। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन भी आता है कई बार कि मतलब मॉडेम जो यूज़ करते थे पहले, जो डायल अप के लिए मॉडेम यूज़ करते थे, वो मॉडेम कैसा होता था? एसिंक्रोनस होता था, सिंक्रोनस मॉडेम होता था। तो वो मॉडेम जो उस समय यूज़ करते थे, एसिंक्रोनस मॉडेम यूज़ होते थे। सिंक्रोनस मॉडेम वो होते हैं जिनमें ट्रांस और रिसीव दोनों के बैंडविड्थ सेम होती है। तो लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि इंटरनेट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी डाउनलोडिंग ज़्यादा होती है, अपलोडिंग आप कम करते हो। इनिशियली उस समय बैंडविड्थ चूँकि लिमिटेड अवेलेबल रहती थी, इसलिए ADSL मॉडेम यूज़ करते थे। तो उसमें डाउनलोड की बैंडविड्थ ज़्यादा रहती थी, अपलोडिंग की बैंडविड्थ बहुत लिमिटेड रहती थी। तो इसलिए वो एसिंक्रोनस मॉडेम वहाँ पर यूज़ करते थे हम लोग डायल अप के टाइम पे। और फिर अभी जो रेलनेट में जो कनेक्टिविटी है हम लोग अभी यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। स्टार टोपोलॉजी इसलिए कि हम लोग यहाँ से डिवीजन पे कनेक्टिविटी आती है, उससे फिर सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो सारे जो नोड हैं फाइनली आके कनेक्ट जो होते हैं वो आपका उसमें मैश टोपोलॉजी भी है वैसे बेसिकली, लेकिन आपका जो सारे जो है वो एक ही सेंटर पॉइंट पे आके कनेक्ट होते हैं। तो इसमें रेलनेट में जो है आपकी मेन हमारा एक जो इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है कि बाहर से किसी भी का भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इसमें। तो हमारा डिविजनल राउटर जो रहता है, वो डिविजनल राउटर उसके पहले जो रेलटेल की फायरवॉल लगी रहती है। फायरवॉल का पर्पस है कि बाहर का किसी भी तरह की हैकिंग को रोकना, किसी भी तरह के अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स जो हैं, अनवांटेड साइट तक एक्सेस रोकना। आप एक फायरवॉल में जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जिस लेवल की आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे, आप ये चाहो कि हमारे जो यूज़र हैं सिर्फ रेलनेट का यूज़ कर पाएँ। इंटरनेट पे वो नहीं जाएंगे। पर्टिकुलर किसी यूज़र को आप एक्सेस देना चाहो कि सिंपल कुछ ही यूज़र जो हैं वो इंटरनेट का यूज़ करें और बाकी सारे लोग रेलनेट का यूज़ करें, तो आप फायरवॉल में वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फायरवॉल में आपके पास सभी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप जिस हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप नेटवर्क में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो किसी भी तरह के।
वो बेसिकली इसीलिए फायरवॉल लगी रहती है कि जो भी है वो डेटा मीन्स सेफ डेटा तक पहुंचे, बाहर की हैकिंग नहीं हो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कई तरह मॉलिशियस सॉफ्टवेयर आते हैं। आप सिंपल अगर मेल पे भी क्लिक करोगे उसके थ्रू वो मॉलिशियस सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, आपका पूरा डाटा वो चोरी कर सकता है, इवन पूरे सिस्टम को एक साथ बंद भी कर सकता है। तो इन सब को रोकने के लिए इवन आप ई ऑफिस के अगर प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे तो ई ऑफिस के जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्लियर दिया हुआ है कि जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो भी कनेक्टेड है नेटवर्क से या फिर जो भी ई ऑफिस नेटवर्क से कनेक्टेड है डिवाइसेस, उन सब पर आपका जो एंटीवायरस प्रॉपर एंटीवायरस होना चाहिए और किसी भी तरह की पेन ड्राइव या इस तरह की एक्सटर्नल उसमें चीज़ें कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ जब भी यहाँ पर डिवीज़न में भी रेगुलर जो है वो आईबी की लोग यहाँ पे लगातार आते हैं, यहाँ पे हर साल आते हैं और वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में बोल के भी जाते हैं। ये चीज़ उनका यहाँ से रिटर्न में वो लेके जाते हैं कि हम लोग एक्सटर्नल कहीं से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं लेते हैं, हमारा जो कनेक्टिविटी है वो फायरवॉल के थ्रू ही आ रहा है, विदाउट फायरवॉल हम लोग कनेक्टिविटी यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे जो अच्छा एक चीज़ जो मुझे पूछना था कि नेटवर्क्स के बेसिक आपके हुए होंगे ना, जैसे डिवाइसेस के बारे में। आप लोग आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है। तो ये डिवाइसेस जो नेटवर्क में यूज होते हैं उनके बारे में आपको कुछ थोड़ा बहुत पहले हुआ है, क्लास में ये हुआ था? नहीं सर, क्लासेस तो नेटवर्क रिगार्डिंग कुछ हुई नहीं है, ये फर्स्ट क्लास ही है वैसे। अच्छा, ओके। डेटा नेटवर्किंग डिवाइसेस और उसके बारे में भी नहीं हुई ना आपकी? ठीक कोई क्लास। ठीक ठीक ठीक। तो मैं पहले आपको थोड़ा डिवाइस के बारे में भी बता देता हूँ एक्चुअली। तो एक्चुअली नेटवर्किंग में अगर आप देखो तो बेसिक हमारी कनेक्टिविटी डेटा नेटवर्क में जो रिक्वायरमेंट हमारी होती है, तो नेटवर्क में हम लोग को जैसे कनेक्टिविटी एक्सटेंड करनी है, कहाँ कनेक्टिविटी एक्सटेंड करनी है, उसके हिसाब से हम लोग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? मान लीजिए कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है कि आप मल्टीपल चीज़ों को जोड़ते हो, आप मल्टीपल जो नेटवर्क नोड हैं, जो जो भी टर्मिनल्स हैं, उनको जोड़ना होता है। तो उनकी आपस में कनेक्टिविटी आप कैसे करोगे? डिपेंड करता है कि आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज का आप कैसे यूज़ कर रहे हो। मान लीजिए आपके पास 2 पीसी रखे हुए हैं, तो 2 पीसी को आपको बैक टू बैक जोड़ना है, तो बैक टू बैक जोड़ने के लिए आप जो है ना उनको दोनों पीसी को आप ईथरनेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो ईथरनेट पोर्ट जो है वो हर एक आप लोगों ने लगभग सबने देखा होगा, एक पीसी में जो ईथरनेट पोर्ट होता है वो मतलब फिजिकल पोर्ट है। तो वो उस पोर्ट पे आप जो नेटवर्क की जो केबल कैट फाई केबल होती है, आरजे4 जो होता है, आरजे4 केबल जो है ना, कैट 5 या कैट 6 केबल का आप यूज़ करते हो, उसके थ्रू आप कनेक्ट करते हो उसको। तो एक जो उसमें आपका जो ईथरनेट होता है, ईथरनेट में ये सारे आपके ऑब्जेक्ट में ये सब चीज़ें हैं, ये कि एक ईथरनेट में जो है वो आपके 4 पेयर यूज़ होते हैं। अगर आपको अप टू मीन्स 100 एमबीपीएस तक तो नॉर्मली कनेक्टिविटी आपको उनके बीच में मिल जाएगी। अगर आप चारों पेयर यूज़ करते हो तो आपको 1000 एमबीपीएस 1 जीबीपीएस तक की कनेक्टिविटी उनमें आपस में मिल जाएगी दोनों कंप्यूटर में। लेकिन जब मल्टीपल डिवाइसेस आपको कनेक्ट करनी हो तो आपको फिर कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। इसके बारे में पढ़ना है। किस प्यारे से मेरे पास डॉक्यूमेंट है वो।
देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि जब नेटवर्क में जो डिवाइस जो केबल जो यूज़ करते हैं ये ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं, है ना? तो आप एसटीपी केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और या यूटीपी केबल, ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये अपने कैट-फाई केबल आप लोगों ने लगभग सभी ने देखी होगी मुझे लगता है। अभी तो चूँकि आप लोगों के जो कनेक्टिविटी है उसमें भी इनकी कैट-फाई केबल का यूज़ होता है सभी जगह। तो आप ग्रे कलर की या ब्लैक कलर की आप जो केबल देखते हो जो जिसमें 4 पेयर होते हैं, वो ट्विस्टेड रहते हैं और ये इनकी ट्विस्ट भी लिमिटेड होते हैं उनमें, मतलब फिक्स ट्विस्टेड होते हैं, पर इंच पे या पर मीटर पे उनमें ट्विस्ट फिक्स होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो डेटा कोलिजन को रोकते हैं या फिर नॉइज़ को रोकते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रोकते हैं। तो अभी किस तरह की जो कैटेगरी की जी बिजली वाला तोड़ रहा है क्या हो? यार देखा नहीं सर, एक राउंड मारा ना, तोड़ रहा है तो फिर अपना काम शुरू होगा ना तभी। तो ट्विस्टेड पेयर की जो कैटेगरी अलग-अलग कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको स्पीड जो है वो अलग-अलग आपको स्पीड उसमें मिल जाती है। अब नेटवर्क कनेक्टिविटी जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं हम लोग उसमें जैसे हब यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया दो चीज़ों को आपको लोकल लैन में आपको 3 या 4 पीसी अगर कनेक्ट करना है तो आप हब का यूज़ कर सकते हो। हब जो एक हब है वो लेयर आपके इसमें कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है, सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी देती है। लेकिन हब की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें डेटा कोलिजन होता है। मीन्स आपका जो भी डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं, हब कोई इंटेलिजेंट क्योंकि डिवाइस नहीं है तो वो सारे डिवाइस एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट करते हैं। मीन्स मान लीजिए कि आपके यहाँ कहीं पर कोई एक आपको मैसेज किसी को भेजना है तो वो सारे यूज़र को जाएगा एक मैसेज, और वो उनके काम का हो या नहीं हो उनको नहीं पता चलेगा कि मतलब क्या डेटा किसने मांगा। हब सभी को सब कुछ भेजता है। तो उसमें क्या होगा कि डेटा चूंकि एक ही पाथ पे जा रहा है, एक ही कनेक्टिविटी के लिए आपकी केबल एक ही है, तो कॉलिजन बहुत ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली हब का ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ 3 या 4 यूज़र हो बहुत जगह, लेकिन अब हब का यूज़ करना लगभग बंद हो गया है अभी। तो कॉलिजन को बचने के लिए जो है ना स्विचेस यूज़ करते हैं। आपने ये स्विचेस से आप लगभग सभी लोग फेमिलियर होंगे, सभी घर में भी अधिकांश अभी स्विच लगे होंगे। तो नेटवर्क स्विचेस जो होते हैं वो इंटेलिजेंट डिवाइस होती, ये अपने अंदर जो टेबल बनाती है वो मैक एड्रेस की टेबल बनाती है। तो देखिए कोई भी अगर नेटवर्क डिवाइस होगी उसमें 2 एड्रेसेस होते हैं, एक तो मैक एड्रेस होता है ना? तो और दूसरा उसका लॉजिकल एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस जो होता है जब मैन्युफैक्चरर उसको कोई भी अगर ईथरनेट को अगर कोई भी ईथरनेट डिवाइस है उसको अगर जब मैन्युफैक्चरर जब बनाता है तो उसमें जो एड्रेस जो उसमें यूज करता है 48 बिट का एक एड्रेस उसमें डालता है। तो वो एड्रेस जो है वो उसका मैक एड्रेस कहलाता है। जैसे IMEI नंबर आपके मोबाइल का फिक्स होता है वैसे इसमें इसका जो मैक एड्रेस है वो फिक्स रहता है हर एक डिवाइस का। जितने भी आप नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस देखेंगे उसमें सभी में मैक एड्रेस फिक्स रहेगा। और जितने ईथरनेट पोर्ट होंगे, जैसे एक क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम के LDC में आया था कि एक स्विच में कितने कितने मैक एड्रेस होंगे। तो एक्चुअली उसमें जितने ईथरनेट पोर्ट होंगे उतने उसमें मैक एड्रेस होंगे। मान लीजिए एक 24 पोर्ट का स्विच है तो और उसमें 2 अपलिंक पोर्ट हैं, तो उसमें अगर टोटल मिला के जो है वो 26 उसमें मैक एड्रेस हो जाएंगे। तो जैसे आपके मोबाइल में अगर डुअल सिम वाला मोबाइल तो 2 IMEI नंबर होते हैं। वो रीज़न उसका यही है कि जितने भी पोर्ट यूज़ होंगे, जितने भी पोर्ट उसमें होंगे वो सभी उसके उसका मैक एड्रेस मतलब वो सबको मैक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस फिक्स होता है उसके रोम में। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये भी है कि मैक एड्रेस को फैचिंग कहाँ होती है, कहाँ पे उसको सेव कहाँ किया जाता है, तो वो रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी में, वो कभी डिलीट नहीं होता, चेंज नहीं होता है। तो स्विच में जो है आप VLAN क्रिएट कर सकते हो। एक ही नेटवर्क में जो मल्टीपल यूज़र कनेक्टेड हैं उनको अलग अलग आप मल्टीपल लैन से कनेक्ट कर सकते हो। एक ही जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के यूज़र एक ही स्विच से कनेक्ट हो रहे हैं तो उसमें आप अलग अलग सेपरेशन के लिए VLAN क्रिएशन होता है कि आप दोनों एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरकनेक्ट नहीं हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करें।
वो सिर्फ अपने डोमेन में बात करे, सिर्फ अपने, जैसे एसएनटी वाला भी उसी स्विच से कनेक्टेड है, उसी स्विच से आरपीओ वाला भी कनेक्टेड है, उसी स्विच से स्टेशन मास्टर भी कनेक्टेड है, उसी स्विच से अगर आपका कमर्शियल वाला भी कनेक्टेड है तो कमर्शियल वाला सिर्फ कमर्शियल में बात करे, एसएनटी वाला सिर्फ एसएनटी में बात करे। तो इनके लिए जो सर्विस जो यूज होती है, जो जो आप प्रोटोकॉल यूज करते हो या फिर जो भी कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हो उसको वीलैन बोलते हैं। तो अभी एक और बेसिक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके बाद सेकंड आता है स्विच की फैसिलिटी यही है कि वो कॉलिजन को रोक देता, किसी भी तरह के इस तरह के कॉलिजन जो होते हैं, कॉलिजन और ब्रॉडकास्टिंग को रोकने के लिए जो जो डिवाइस होती है वो स्विच होती है। और इसमें जो टेबल बनती है वो मैक एड्रेस की टेबल बनती है। स्विच क्या करता है, उससे डिवाइस, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जितने भी सबके मैक एड्रेस की अपने पास टेबल बना लेता है। तो फिर ये देखता है कि किसने क्या डेटा मांगा, वो उसको वो डेटा ही भेजता है अकेला। अभी राउटर जो है, राउटर इंटेलिजेंट डिवाइस है, और हमारे डिवीजन आप रेलवे में जो भी अभी एंड जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पर जो कनेक्टिविटी दी हुई है वो राउटर बेस्ड कनेक्टिविटी है, डेटा नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी गई है। तो राउटर का सबसे बड़ा फायदा वही होता है कि आपको मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हो जाते हैं। एक राउटर को आप 4 या 5 पाथ से कनेक्ट कर सकते हो। अगर एक पाथ बंद भी हो जाएगा तो वो दूसरे पाथ से कनेक्टिविटी हो जाएगी उसकी। आप आज इंटरनेट जो भी यूज़ कर पा रहे हो, सारी जितनी भी फैसिलिटी आप यूज़ कर पा रहे हो, उसका रीज़न है राउटर का यूज़ करना है। आप एक क्लिक करते हो और ऑस्ट्रेलिया का सर्वर ओपन हो जाता है। रीज़न वही है कि एक राउटर ये डिसाइड करता है, वो अपने नियरेस्ट जितने भी नेबर राउटर हैं उनको सबको पहचानता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, आईपी एड्रेस की टेबल बना लेता है। और राउटर में जो कम्युनिकेशन होता है वो पैकेट लेवल पे होता है। ये अपने अंदर पैकेट्स बनाता है, वो पैकेट पे डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखा रहता है। डेस्टिनेशन वो एक दूसरे को जानते हैं सारे राउटर। अब वो राउटर जिस राउटर से कनेक्टेड होगा उनके उस पर टेबल बनी होगी, और वो राउटर अगले राउटर जिन राउटर से कनेक्ट होगा उसके पास उनकी टेबल होगी। तो ये जो है वो वहां से उनके पास एक कैलकुलेशन रहता है कि इस आईपी एड्रेस से इस आईपी एड्रेस तक पहुंचने में हमें शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से मिलेगा। तो राउटर में जो यूज करते हैं हम लोग, जैसे कि अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो मेनली हम लोग के रेलवे में यूज होती है ओएसपीएफ यूज होती है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो राउटर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसका पहले सिलेक्शन करता है। तो और राउटर का यूज जो होता है 2 वैन को कनेक्ट करने के लिए होता है। जो वाइड एरिया नेटवर्क है तो अलग अलग नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए होता है। जहाँ 2 डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हो या 2 अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन को कनेक्ट करना हो, वहाँ पे हम लोग राउटर का यूज करते हैं। कि अब हम लोग पहला नेटवर्क मैंने आपको बताया था कि एक तो रेलनेट है, दूसरा नेटवर्क हमारा जो है वो टिकटिंग नेटवर्क है, यूटीएस और पीआरएस, और तीसरा नेटवर्क है फॉइस। हम लोग जितने भी जैसे पीएनआर इंक्वायरी टर्मिनल है या जो भी जितने भी तरह की पैसेंजर से रिलेटेड जो सर्विसेज आप देखते हो वो सभी यूटीएन नेटवर्क का पार्ट है। यूटीएन जो है वो पहले एक्चुअली 2 नेटवर्क हुआ करते थे, एक तो पीआरएस का नेटवर्क हुआ करता था, एक यूटीएस का नेटवर्क हुआ करता था। इन दोनों को कंबाइंड करके जब नेटवर्क बना तो वहाँ फिर जो नेटवर्क बना उसको यूटीएन नेटवर्क बोलते हैं अभी। तो यूटीएन नेटवर्क जो है वो अभी दोनों नेटवर्क बेसिक लेवल पे, सर्वर लेवल पे अलग अलग हैं। जो पीआरएस के सर्वर हैं वो 5 लोकेशन पे रखे हुए हैं, चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लस सिकंदराबाद के सर्वर जो है वो डीआर साइट कहलाते हैं, मतलब डाटा रिकवरी साइट है वो। तो उसका
सिकंदराबाद की साइड का ये बेनिफिट है कि मान लीजिए आपके पर्टिकुलर कहीं पर भी एक जैसे मान लीजिए हमारे चारों सर्वर एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है, एक चेन्नई में है और एक जो है वो अपना कोलकाता में है। तो अगर इनमें से कहीं पर भी एक जगह प्रॉब्लम होती है, कोई भी एक सर्वर आपको एक्सेस देना बंद कर देता, वहाँ पे काम करना बंद कर देता, लेकिन उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन का बैकअप जो है वो सिकंदराबाद वाली साइट पे अवेलेबल है। तो वो तुरंत जो सिकंदराबाद वाली साइट है वो चार्ज ले लेगी जब तक ये रिस्टोर नहीं होगा आपका। जैसे कोलकाता का सर्वर अगर फेल हुआ तो सारी टिकटिंग जो है वहाँ से तुरंत होने लगेगी। तो इसको हैंडल करती है और पीआरएस के सर्वर चार मेट्रोपॉलिटन सिटी प्लस सिकंदराबाद में रखे हैं। जबकि यूटीएस जो है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है। अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम में जो सर्वर जो रखे हुए हैं वो आपके हर एक जोनल हेडक्वार्टर पे रखे हुए हैं। यूटीएस के जो भी सर्वर हैं वो सभी जोनल हेडक्वार्टर पे हैं और वो उन जोनल हेडक्वार्टर से सभी डिवीजन कनेक्टेड, डिवीजन से स्टेशंस कनेक्टेड है। तो अभी पीआरएस के नोड पहले जो है वो सभी जगह आपके टर्मिनल सर्वर एक रखा रहता था। टर्मिनल सर्वर सीरियल पोर्ट डिवाइस होती थी, उससे टर्मिनल्स कनेक्टेड रहते थे और वहाँ पे उन पे आप जो वाइट कलर की टर्मिनल देखते थे उन पे लोग रिजर्वेशन करते थे। तो वो 9.6 kbps की बेसिक कनेक्टिविटी होती थी, इनिशियल सीरियल कनेक्टिविटी होती थी। लेकिन अब जितनी भी कनेक्टिविटी है वो सब ईथरनेट बेस्ड हो रही है। तो एंड यूजर जो भी कनेक्टिविटी है आप अब अगर स्टेशन पे देखते होंगे तो ईथरनेट बेस्ड थिन क्लाइंट के टर्मिनल लगे रहते हैं सभी जगह। तो पीआरएस की नेटवर्क्स है उससे आईवीआरएस उसी से चलता है। उसी से आपके टच स्क्रीन जो भी जो इंक्वायरी है, रैपिड डिस्प्ले जो भी रहते हैं, आपकी चार्टिंग डिस्प्ले जो है, पोएट हैं, ये सारी चीज़ें जो और डेली रिपोर्ट्स अगर जो प्रेस में जो ट्रेनों की जो रिपोर्ट जाती थी कि अब आज की अवेलेबिलिटी की कंडीशन क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो पीआरएस से अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा पीआरएस में एक पार्ट और जोड़ रहा है अभी, वो है पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे इसके अभी फर्स्ट फेज में ही है, चूँकि ये अभी तो फर्स्ट फेज में सभी मेन स्टेशन जो है वो पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं और पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम फिर हर एक स्टेशन पे जहाँ पे भी पार्सल अवेलेबल है वहाँ तक कनेक्टिविटी होगी। और जैसे आप बाकी का एक्सेस देखते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस में या बाकी चीज़ों में, तो सिर्फ जो भी पार्सल वहाँ से पास हुआ वो उसको स्कैन करते हैं और उसको उनके पास नोट हो जाता है कि इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो गया, आप ट्रैक कर पाओगे आसानी से उसको। तो हमारा जो थर्ड नेटवर्क है यूटीएस का नेटवर्क जो है वो बेसिकली उसका पर्पस ये था कि अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम प्रोवाइड करना लोगों को। रिजर्व टिकटिंग जब पर्टिकुलर कोई उसको सीट अलॉट कर रहे हो तब उसको हम लोग ये पर्टिकुलर ये टाइम स्लॉट के लिए ये सीट इस बंदे को अलॉटेड है तो उसके लिए रिजर्वेशन की टिकट की जरूरत होती है। लेकिन अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम जो है उसका पर्पस यही था कि 3 दिन एडवांस में आप किसी को भी जर्नी के लिए टिकट दे देते हो, लेकिन उसको आपको सीट देने की जरूरत नहीं है। वो पर्टिकुलर वो सिर्फ ट्रेन में जर्नी करने के लिए उसको अथॉरिटी एक प्रोवाइड कर देते कि आप इस डेट को इस स्टेशन से इस स्टेशन इस रूट से जाने के लिए आप एंटाइटल हो। रूट अगर चेंज होगा तो उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो एक तो यूटीएस का टर्मिनल होता है, उसमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए जो भी है वो एक मैट्रिक्स रहती है कि अहमदाबाद से बड़ौदा बाया इस रूट से जाएंगे इतना किराया होगा, अहमदाबाद से बड़ौदा इतने किलोमीटर इतना किराया, ऐसे करके यूटीएस। तो यूटीएस चूँकि इस तरह की एप्लीकेशन है कि आपका उसमें सभी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको कोई सीट अलॉट नहीं करनी। तो उस कंडीशन में यूटीएस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर वो अपने नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड भी है तो भी उसको टिकटिंग वो कर सकता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी अगर नहीं होगी तो 72 आवर तक 72 घंटे तक जो है ना वो टिकटिंग कर सकता है। तो अगर स्टेशन पे कहीं पर भी कनेक्टिविटी डाउन होती है, कहीं पर कोई आइसोलेशन हो जाता है, ओएफसी कट हो जाती है
या किसी वजह से सिस्टम की प्रॉब्लम है, कोई डिवाइस फॉल्टी हो जाती है, राउटर फॉल्टी हो जाता है, उस कंडीशन में भी वो पर्टिकुलर लोकेशन पे 72 घंटे तक टिकटिंग हो सकती है। अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आपको फिर भी कंटिन्यू रहती है तो आप उस डिवाइस को किसी दूसरे स्टेशन ले जाके आप सर्वर से एक बार सिंक करवा सकते हैं और दोबारा से उसमें 72 घंटे तक टिकटिंग हो जाएगी। कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव बनता है इस चीज़ का कि कितने घंटे तक अगर जो कहीं पर कनेक्टिविटी अगर नहीं है तो यूटीएस की टिकटिंग कितने घंटे तक हो सकती है। तो यूटीएस से आप जितने भी स्टेशन पे एटीएम देखते हैं, ये टिकटिंग सिस्टम जो देखते हैं, हैंडेड टर्मिनल जो देखते हैं, वो सभी यूटीएस से कनेक्ट रहते हैं। आप एटीवीएम जो देखते हो स्टेशन पे, ऑटो टिकट वेंडिंग मशीन, वो लोगों को पैसेंजर को टिकट प्रोवाइड करने के लिए होती है कि आप सिंपली कोई भी यूज़र आएगा वो उससे सबअर्बन के यूज़र बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मुंबई के लिए एटीवीएम और यूटीएस नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो टिकटिंग के लिए यूज़ होते थे वो एसपीटी यूज़ करते थे, एसपी टिकट प्रिंटिंग मशीन यूज़ होती थी, उसमें रोल लगे रहते थे। एक येलो कलर का टिकट निकलता था, जब वो एक बटन प्रेस करते थे तो एक स्टेशन दूसरे स्टेशन का टिकट रोल घूम के और प्रिंट उस पर छाप के वो एक दे देता था आपको। तो उन सब से ये चूँकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि रिपोर्ट्स एक जगह अवेलेबल हो जाती हैं, इजीली टिकट अवेलेबल है। एटीवीएम से कभी भी आप ऑनलाइन भी अभी सर्विसेज अवेलेबल हो गई, आप मोबाइल से भी टिकटिंग कर सकते हैं। तो फाइनली के वो सब जो कनेक्टेड है वो हमारे यूटीएस नेटवर्क से ही कनेक्टेड है। ये तो एक और आपको चीज़ बता देता हूँ। एक चीज पे और क्वेश्चन आते हैं काफी, जो वो ऐसा ही लेयर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये एक जो भी डाटा कम्युनिकेशन आप देखते हो वो भले कैसा भी कम्युनिकेशन हो, उसमें आप नेटवर्क में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर को ये डिफाइन करता है कि वो डेटा कैसे जाता है, किस लेयर को हर एक लेयर को एक काम दिया हुआ है, पर्टिकुलर लेयर वो काम करती है। जैसे फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर में जो है वो इसकी सबसे लोअर लेयर है ये। फिजिकल लेयर का काम जो है वो कनेक्टिविटी देना होता है, फिजिकल कनेक्टिविटी देना होता है। इसमें जितने भी मॉडेम है आपके, केबल है, फाइबर है, वायरलेस डिवाइसेस हैं आपके, वाईफाई है, ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल लेयर में आते हैं। डाटा लिंक लेयर जो है वो यहाँ पर फ्रेम्स बनते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है इसमें कि फ्रेम कहाँ पे बनते हैं, किस उसमें होते हैं, फ्रेम टू फ्रेम, फ्रेम का डिलीवरी कौन से लेयर पे होता है। नोड टू नोड फ्रेम डिलीवरी जो है वो किस लेयर पे होती है। तो ये डाटा लिंक लेयर पे एक्चुअली नोड टू नोड ये प्रोवाइड होप टू होप डिलीवरी ऑफ फ्रेम्स जो है ये डाटा लिंक लेयर में काम होता है। इसमें आते हैं स्विचेस आते हैं आपके। डाटा लिंक लेयर का मेन पार्ट जो है वो स्विच है। नेटवर्क लेयर यहाँ पर मैक एड्रेस पे वर्क होता है और मैक एड्रेस टेबल होती है। नेटवर्क लेयर जो है वो लेयर 3 लेयर है और इसका अब अगर आप देखोगे तो डिसाइड विच फिजिकल पाथ द डाटा विल टेक, है ना। तो ये पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। मैंने आपको बताया था कि राउटर जो है वो पैकेट पे वर्क करता है और आप अपने अंदर जो है वो नेटवर्क में आईपी एड्रेस की टेबल बनाता है। तो राउटर जो है मेन लेयर 3 डिवाइस है
स्विचेस भी कुछ लेयर 3 होते हैं, लेकिन राउटर जो है वो मेनली लेयर 3 डिवाइस में, अगर आप बोलोगे तो राउटर मेनली लेयर 3 डिवाइस है। और इसका जो काम है वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पाथ एंश्योर करना। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा की एरर फ्री डिलीवरी, है ना। एक रिलायबल प्रोसेस जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक रिलायबल डिलीवरी उसका होना। तो ट्रांसमिट डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इसके अलग अलग प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स जो अलग अलग तरह के रूल्स बनाए हैं कि इस तरह की अगर प्रोटोकॉल आप यूज करोगे तो ये दोनों डिवाइसेस अगर सेम प्रोटोकॉल पे वर्क कर रही हैं तो ये सेट ऑफ रूल यूज करेंगे। फिर लेयर जो 5 होती है उसमें ये होती है सेशन लेयर होती है। सेशन लेयर का काम होता है कि जब डिवाइसों में कम्युनिकेशन हो रहा हो तो उसमें कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना, मैनेज करना एंड टर्मिनेट सेशन करना। जैसे अभी हम लोग के बीच में एक सेशन चल रहा है, हम लोग जो है ना ये गूगल मीट से कनेक्टेड हैं और डेटा मान लीजिए मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो वो एक डेटा में आपके पास ट्रांसमिट हो रहा है। मैंने जैसे कुछ वर्ड्स बोले तो जब वो वर्ड कंटिन्यू है या उनके उसमें एक सेशन वो स्टार्ट करेगा, एक सेशन में यहाँ से एस्टेब्लिश करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, कंट्रोल करेगा और वहाँ पर जब डेटा पहुँच जाएगा तो उसको टर्मिनेट भी करेगा। तो इसके एग्जाम्पल जो हैं वो सॉकेट्स हैं, विंडशॉक है। तो आपके जितने भी इसके एक आपका जो पीसी होता है या नेटवर्क डिवाइस होते हैं, उनके जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जैसे आप कभी कभी पढ़ते होगे, अभी मान लीजिए आप ई ऑफिस यूज करते हो, लॉगिन में आता है कॉलन जो है वो 8080 आता है, पोर्ट नंबर आता है उसका। तो वो सेशन लेयर का पार्ट है। वो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो 6वीं लेयर है। ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ऑफ डाटा होता है इसमें। तो इसका मेन पर्पस ये है कि डाटा को यूजर फॉर्मेट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और उसमें एरर करेक्शन वगैरह जो भी है वो इस लेवल पर ही होता है। तो इसको डाटा की एंड टू एंड डिलीवरी प्रॉपरली एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के साथ में प्रॉपर फॉर्मेट में डिलीवरी के लिए होती है। और एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो लास्ट लेयर होती है, और जो यूज़र इंटरफेस होती है, मान लीजिए जैसे कि अभी हम लोग जो है ना गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं या HTTP यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जितने भी सर्वर यूज़ कर रहे हैं, ये सब जो है एप्लीकेशन, आप पीसी पे जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हो ये सब एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। आप उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हो। वो एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूज़र इंटरफेस देता है। तो इस पे एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इसके ऊपर, जो आप मेनली अगर जैसे इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन सी लेयर का क्या काम है, ये सब चीज़ों पे एक या दो क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो ये नेटवर्किंग के बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरत है, उनको मैंने यहाँ पे अभी आपको डिस्क्राइब किया है। अब इसमें एक टॉपिक और था NMS और हमारा वाईफाई अटेस्टेशंस। तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नेटवर्किंग का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है IP नेटवर्क। मैंने आपको बताया था कि हर एक जो नेटवर्क डिवाइस है वो नेटवर्क डिवाइस जो होती है उसमें दो एड्रेसेस होते हैं। एक तो फिजिकल एड्रेस जो होता है उसका जो फिक्स होता है, जो मैक एड्रेस उसकी रोम में रहता है। हमेशा याद रखिएगा कि मैक एड्रेस जो भी है वो उसकी रोम में रहता है, वो अनचेंजेबल है, बदलता नहीं है, IMEI के नंबर के जैसा होता है। अगर आप एक बार मैक एड्रेस को IMEI नंबर जैसा वो एक बार याद कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, और जितने भी उसके पोर्ट रहेंगे उतने उसमें उसके मैक एड्रेस होंगे। अब IP एड्रेस जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। किसी भी पीसी का जो है वो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल या नेटवर्क डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस है। ये नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर या फिर जो भी आपका नेटवर्क एडमिन है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जो है IP एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, एक तो इसका नेटवर्क एड्रेस, दूसरा होस्ट एड्रेस। तो नेटवर्क एड्रेस ये बताता है कि आप किस नेटवर्क का पार्ट हो। एक
आपका जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग हैं, हम लोग सभी लोग जो हैं एसएनटी का पार्ट हैं। तो हमारा नेटवर्क आईडी जो है, हमारी नेटवर्क की जो आईडी है वो एसएनटी है, लेकिन उसमें हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारी होस्ट आईडी है। जैसे आप पीसी में अगर देखते होंगे तो हर एक, जैसे आप आपके ऑफिस में 10 पीसी लगे हुए हैं, 10 पीसी में एक पोर्शन फिक्स रहता है, लास्ट में आपका एक डिजिट जो है वो वेरी कर जाता है। जैसे कि आप एक सिंपल सा एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं कि 97240938 तक करके वो अगर सभी के मोबाइल नंबर में कॉमन है, हम लोग एसएनटी वालों के में, जैसे अहमदाबाद डिवीजन में जितने भी एसएनटी के यूजर हैं उनके पास 97240938, अब मेरा नंबर है 879, तो 8 तक जो है वो होस्ट आईडी आपकी नेटवर्क आईडी हो गई। ये बताता है कि मैं किस नेटवर्क का यूजर हूँ। एक्चुअली वो प्रॉपर एग्जांपल तो नहीं है ये, लेकिन जस्ट समझने के लिए ये समझ लीजिए कि नेटवर्क वो बताता है कि आप किस नेटवर्क का पार्ट है, और होस्ट आईडी ये बताता है कि उस नेटवर्क में आपकी वैल्यू क्या है, आप किस नंबर पे हो। एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनमें वो थर्ड का बच्चा है, एक फोर्थ का बच्चा है, एक फिफ्थ का बच्चा है, लेकिन उसमें थर्ड में उसका रोल नंबर क्या है, सेकंड में उसका रोल नंबर क्या है, फोर्थ में उसका रोल नंबर क्या है। तो वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो नेटवर्क आईडी है, और उसमें उसका रोल नंबर जो है उसकी होस्ट आईडी है। तो होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी को हम वेरी करके उसको नंबर ऑफ होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हमको मिलेंगे वो आईपी एड्रेस में हम लोग चेंज करके उसको हम लोग कितने हमको होस्ट चाहिए या उसमें कितने नेटवर्क चाहिए वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो है आईपी एड्रेस के ये क्लासेस हैं, इन क्लासेस में आईपी एड्रेस बटा हुआ है, और 0 से 126 जो है वो क्लास ए के आईपी एड्रेस हैं, और इसमें नेटवर्क 256 नेटवर्क होते हैं, और हर एक नेटवर्क में जो है वो इतने 16,777,214 होस्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत कम नेटवर्क बन रहे हैं, और उसमें हर एक नेटवर्क में इतने बहुत ज़्यादा होस्ट हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई बड़ी कंपनी है, एक ही बिल्डिंग में कंपनी है, वहाँ पर इस तरह के नेटवर्क का यूज़ होता है। लेकिन रेलवे में हम लोग क्लास ए नेटवर्किंग जो आईपी एड्रेस यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग रेलवे में यूज़ करते हैं आपका क्लास बी आईपी एड्रेस स्कीम यूज़ करते हैं। हमारा रेलनेट जो है वो क्लास बी आईपी एड्रेस वाली स्कीम है उसमें। तो 128.191 है इसकी वैल्यू की रेंज जो होती है वो, इसमें पहली 2 बिट होती हैं वो नेटवर्क बिट होती हैं, और दूसरी लास्ट जो बिट होती है वो होस्ट आईडी होती है। तो इसमें आप देखोगे कि 65,536 जो है वो आपको नेटवर्क मिलेंगे, और हर एक नेटवर्क में 65,536 यूजर मिलेंगे। अब यहाँ आप देख रहे होगे कि जो नेटवर्क हैं उनसे होस्ट जो है वो 2 कम मिल रहे हैं आपको हर एक नेटवर्क में। उसका रीजन ये है कि हर एक नेटवर्क में आप जो भी नेटवर्क होता है उसमें 2 आईपी एड्रेस और होते हैं जो आप अनयूजेबल रहते हैं, उनको आप यूज नहीं कर सकते हो। तो उसमें एक होता है आपका नेट आईडी, नेटवर्क आईडी रहता है, जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस रहता है। नेटवर्क आईडी जैसे किसी भी अगर आपका नेटवर्क आईडी अगर रहेगा, मैं अभी एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे जो हम लोग जब मॉडल्स देखेंगे तो उसमें आप देखोगे कि पहले 2 बिट हैं जो स्टेबल हैं, उसके अलावा होस्ट आईडी जो होती है उनकी 00 होती है। मीन्स वो नेटवर्क का इनिशियल एड्रेस है, तो वो ये बताता है कि कौन सा नेटवर्क है ये। तो वो आईपी एड्रेस कभी यूज नहीं होता। और एक दूसरा होता है सबसे लास्ट वाला, उसका आईपी एड्रेस जो होता है वो उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो ब्रॉडकास्ट में जो भी कॉमन मैसेज जो नेटवर्क यूजर को जो जाने होते हैं उस ब्रॉडकास्ट डोमेन के थ्रू जाते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो भी आईपी एड्रेस वो अनयूज रहता है। इसीलिए आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे 65,536 आपको नेटवर्क मिल रहे थे, और यहाँ पे उससे 2 कम मिल रहे थे, आपको 2 कम मिल रहे हैं, यहाँ पे 256 नहीं मिल रहे हैं, मतलब ऐसा आपको। तो क्लास सी आईपी एड्रेस इसका मोस्टली, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हमको हर एक स्टेशन पे 65,000 आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं है, वहां पर वो आईपी बेकार रह जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे
क्लास सी का नेटवर्क यूज करते हैं, जहाँ पर हर एक उसमें आपको 1677 टू 16 नेटवर्क मिलेंगे, इतने नंबर ऑफ नेटवर्क मिलेंगे, और हर एक नेटवर्क में आपको 254 यूजर मिलेंगे। तो ये आईपी एड्रेस की जो क्लासिफिकेशन है, जो ये शो कर रहा है, ये IPv4 की है। आपने नाम अभी सुना होगा शायद, अगर सुना होगा तो IPv4 और IPv6 तो अलग अलग नेटवर्क की ये हैं। दो आईपी एड्रेस स्कीम है। तो हम लोग जो है अभी रिसेंटली रेलवे जो है IPv4 से IPv6 पे शिफ्ट हुआ है। पहले हम लोग IPv4 यूज करते थे, अब IPv4, क्योंकि आप इसमें भी एड्रेसेस ही कम पड़ने लगे, इतने नेटवर्क कम पड़ने लगे, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो IPv6 पे अब शिफ्ट हो रहा है। अभी भी हम लोग IPv4 कई कई जगह यूज कर रहे हैं, यूजर लेवल पे हम IPv4 यूज कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली नेटवर्क लेवल पे देखेंगे तो हम IPv6 पे शिफ्ट हो चुके हैं। रिसेंटली 1-2 महीने पहले की बात है। तो ये करंट में ये चीज़ है कि सभी डिवीजन, सभी जोनल हेडक्वार्टर्स ये नेटवर्क लेवल पे IPv6 पे ट्रांसफर हो चुके हैं। तो वहाँ नंबर ऑफ यूज़र जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसके मुकाबले। ये भी नेटवर्क जो है वो कम पड़ रहे थे। तो 2239 जो है वो स्पेशल क्लास डी है, ये स्पेशल के लिए यूज़ होते हैं। रिसर्च और अदर पर्पजेज के लिए ये दोनों क्लासेस सेव की हुई हैं। ये आईपी एड्रेस का हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारे रेलवे में यूज़ होता है वो 10 डॉट सीरीज का आईपी एड्रेस यूज़ होता है। और अभी एक चीज़ और आपका जो है वो स्टेशन पे हम लोग जो वाईफाई जो कनेक्टिविटी देते हैं, हम लोग के स्टेशन पे जो वाईफाई कनेक्टिविटी है वो आपका, एक सेकेंड, तो हर एक स्टेशन पे, जैसे हमारे यहाँ पे CSR एक्टिविटी में हमारे पास अधिकांश स्टेशनों पे CSR एक्टिविटी में वाईफाई लगाए गए हैं। CSR एक्टिविटी मीन्स सोशल टू कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी कॉर्पोरेट कंपनी है उनको कुछ अपने जितनी भी अर्निंग है उसका कुछ पार्ट जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना होता है। तो हमारे यहाँ पे टाटा ट्रस्ट ने, गूगल ने, इन सब ने अपने CSR एक्टिविटी के तहत हमारे स्टेशनों पे वाईफाई लगाए हैं। तो स्टेशन पे जो वाईफाई है उसमें आपको आधे घंटे का लॉगिन टाइम मिलता है। आप आधे घंटे के लॉगिन टाइम में आप अपना इंटरनेट कनेक्ट करके और वहाँ से डेटा चला सकते हो आप। तो कनेक्टिविटी के लिए आप जब लॉगिन करते हो तो एक आप वाईफाई से जब रेल वायर से कनेक्ट करते हैं तो आपको एक OTP आता है आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड, आप जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हो उस OTP के थ्रू लॉगिन करके आप इंटरनेट वहाँ चला सकते हो। वाईफाई जो है वहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में, वहाँ पे पब्लिक बैंड में वर्क करता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि RF जो टेक्नोलॉजी वाईफाई की यूज़ होती है उसमें जो बैंड जो यूज़ करते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड यूज़ करते हैं। और अभी जो रिसेंटली एक नया बैंड आया है 6 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड आया है। तो वो भी अभी नई डिवाइसेस जो आ रही हैं उसमें 6 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड भी आ रहा है। तो हमारी जो वाईफाई की जो कनेक्टिविटी है वहाँ पे स्टेशन पे वो OFC फाइबर पे चल रही है। जीपॉन कनेक्टिविटी है वहाँ पर। और जीपॉन कनेक्टिविटी के लिए हमारा एक फाइबर यूज़ किया है। हर एक हमारे पास, जैसे रेलवे के पास 24 फाइबर में से 4 ही फाइबर है हमारे पास। 2 फाइबरों पे हमारा STM कनेक्टेड है, अभी हमारा नेटवर्क कनेक्टेड है, और एक फाइबर पे जो है वो हमारा वाईफाई चल रहा है। तो
एक टॉपिक और लास्ट रह गया है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो है NMS, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमारे नेटवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप किसी भी डिवाइस को अगर लगाते हो और उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है तो उसका आपको कैसे मालूम चलेगा उसमें क्या फॉल्ट हो रहा है या क्या चीज़ है। आप जैसे अभी मान लीजिए आप लोग मैक्सिमम लोग मुझे लगता है कि सिग्नल से अभी जुड़े हुए हैं जैसे यहाँ पर, तो आपके यहाँ पे जो भी आपके पास आपका SIT कॉल करता होगा कि भाई यहाँ पे जो ना स्टेशन पे यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ दिक्कत आ रही है इसमें, तो वो क्या करता है डाटा लॉगर पे देखता है। डाटा लॉगर आपका जो है वो NMS का ही पार्ट है। डाटा लॉगर भी एक तरह का NMS ही है। वो NMS नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम ये देखता है कि उसकी जो भी उसके नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो डिवाइसेस को मॉनिटर करता है। वो अलग अलग हेलो पैकेज भेजता है, उनकी जो हेल्थ मॉनिटर करता है, कहाँ का टेम्परेचर कितना है, आपको बैटरी रीडिंग कितनी है, हर एक चीज़ के बारे में वो मॉनिटर करता है। अगर कहीं पर भी अलार्मिंग सिग्नल आते हैं तो वो उसमें बता देता है। तो NMS कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हर एक डिवाइस को आप एक बार कॉन्फ़िगर करके ऐड कर देते हो। एक बार जब वो ऐड हो गया उस नेटवर्क में तो उसमें वो कंटिन्यूस उसके लॉग बना के रखेगा, कब ये फेल हुआ, कब अप हुआ। आप उसके सिम्टम्स देख सकते हो कि भाई ये बार-बार क्यों शाम को डाउन हो रहा है, सुबह इसमें प्रॉब्लम क्यों आती है, एरर्स क्यों आती है, वहाँ पे ट्रैफिक कितना है, उसका डेटा यूजेज कितना है। अगर कहीं ऐसा तो नहीं वो ब्रॉडकास्ट जनरेट कर रहा हो पूरे नेटवर्क को, वो हार्मफुल कर रहा हो, कुछ प्रॉब्लम कर रहा हो, इस तरह की चीज़ें, सारी चीज़ें आप जो है NMS से ऑब्जर्व कर सकते हो। आप NMS से डायग्नोस कर सकते हो, आप टेस्टिंग दे सकते हो NMS से, NMS से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो एक तरह से किसी भी नेटवर्क का हार्ट है। हमारा OFC नेटवर्क है, आप किसी भी पाथ चेंज कर सकते हो आप उसका NMS से। आप अगर कोई कार्ड चेंज कर रहे हो, कोई डिवाइस आप चेंज कर रहे हो तो उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप। तो NMS बेसिकली जो है वो किसी भी नेटवर्क के लिए नेटवर्किंग जो भी डिवाइसेस जो भी हैं नेटवर्क में, जो भी आपके जितने भी नोड लगे हुए हैं उन नोड के मॉनिटरिंग के लिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उनके डायग्नोस के लिए उसका NMS का यूज़ होता है। तो अभी थ्योरी वाले